नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार से मैं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार का खास प्रोग्राम ग्लोबल फ्रंटलाइन। दुनिया एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ी है। कहीं परमाणु कार्यक्रम को लेकर धमकियां हैं, तो कहीं समुद्र में तेल टैंकर जब्त किए जा रहे हैं, तो कहीं सड़कों पर आग, गोलियां और विरोध की आवाजें गूंज रही हैं। रूस में भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान अमेरिका को खुली चुनौती दे रहा है, लेकिन ब्रिटेन की सत्ता एप्स्टीन फाइल्स के साए में डगमगा रही है। ऑस्ट्रेलिया और इटली के सड़कों पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इसी उथल पुथल के बीच दक्षिण एशिया से लेकर यूरोप तक सत्ता संघर्ष और रणनीति की नई लकीरें खिंचती दिख रही हैं। फिलहाल इन बड़ी खबरों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। रूस में भारतीय छात्रों के शोषण के बाद मामले बढ़े। 2025 में दुनिया भर में 350 शिकायत दर्ज, इनमें 200 रूस से। बांग्लादेश चुनाव सीरीज पार्ट 2 से हसीना और खालिदा जिया ने मिलकर राष्ट्रपति को हटाया, फिर जीवन भर दोनों ने दुश्मनी भी निभाई। एप्स्टीन फाइल्स विवाद, ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर की कुर्सी खतरे में, इस्तीफे की मांग, शबाना महमूद और अंगेला रेनर संभावित उम्मीदवार। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन जारी रखने का ऐलान किया, अमेरिका के दबाव और सैन्य धमकियों को खारिज। पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद आरिफ की मौत की सजा रद्द की, इस निंदा मामले में बरी। खबरें अब विस्तार से। रूस के एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल में 7 फरवरी को हुई चाकूवारी में 4 भारतीय छात्र घायल हो गए। इस घटना के बाद वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों की समस्याएं फिर से चर्चा में आ गईं। इसी बीच विदेश मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि दुनिया भर में भारतीय छात्रों की तरफ से की गई शोषण और नस्लीय भेदभाव की शिकायतों में आधे से ज्यादा मामले रूस से हैं। आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में 196 देशों में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने शोषण, उत्पीड़न, नस्लीय भेदभाव से जुड़ी करीब 350 शिकायतें दर्ज कराईं। इनमें से 200 से ज्यादा शिकायतें सिर्फ रूस से आईं। पिछले 3 सालों में इन मामलों में तेजी बढ़ोतरी हुई है। साल 2023 में ऐसी 68 शिकायतें सामने आई थीं। 2024 में संख्या बढ़कर 78 हो गई और 2025 में बढ़कर 200 से 201 तक पहुंच गई। रूस में पढ़ने वाले ज्यादातर मेडिकल छात्र भारतीय हैं, जो राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु से आते हैं। कम फीस और आसानी से एडमिशन मिलने की वजह से रूस काफी समय से मेडिकल पढ़ाने वालों को पहली पसंद बनता जा रहा है। हालांकि अब वहां से लगातार शिकायतें आने वाली हैं, जिससे छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती दिख रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों का कहना है कि उन्हें अक्सर दूसरे देशों के छात्रों की तरफ से भेदभाव झेलना पड़ता है। कई बार यूनिवर्सिटी भी उन्हें मानसिक रूप से परेशान करती है और छोटी छोटी बातों पर कॉलेज से निकालने की धमकी तक दे देती है। वीजा और पढ़ाई से जुड़ी दिक्कतों के डर से बहुत से छात्र अपनी परेशानी खुलकर भी नहीं बता पाते। बांग्लादेश की राजनीति में शेख हसीना और खालिदा जिया की प्रतिद्वंद्विता किसी से नहीं छिपी है, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि लोकतंत्र की बहाली के लिए एक समय ऐसा भी आया जब दोनों नेताओं ने अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आंदोलन किया था। 1980 के दशक में अंत में बांग्लादेश तत्कालीन राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद के सैन्य शासन के अधीन था। लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो चुकी थी और देश में व्यापक असंतोष फैल रहा था। इसी दौर में आवामी लीग की नेता शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया ने इरशाद सरकार के खिलाफ संयुक्त आंदोलन शुरू किया। दोनों नेताओं के नेतृत्व में हुए व्यापक जन आंदोलन और राजनीतिक दबाव के चलते वर्ष 1990 में राष्ट्रपति इरशाद को पद छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसे बांग्लादेश के लोकतांत्रिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ माना जाता है। हालांकि इरशाद के सत्ता से हटते ही शेख हसीना और खालिदा जिया के रिश्तों में फिर से दरार आ गई। सत्ता और नेतृत्व को लेकर मतभेद इतने गहरे हो गए, यह सहयोग जल्द ही कठोर और राजनीतिक दुश्मनी में बदल गया।
इसके बाद के वर्षों में दोनों नेताओं के बीच सत्ता संघर्ष, चुनावी टकराव और एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक बदले की राजनीति लगातार चलती ही रही। इस आपसी संघर्ष ने बांग्लादेश की राजनीति को लंबे समय तक अस्थिर बनाए रखा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस एकता ने तानाशाही शासन को गिराया, वही व्यक्तिगत और राजनीतिक अहंकार के कारण देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चुनौती बन गई। बांग्लादेश चुनाव के मौजूदा परिदृश्य में शेख हसीना और खालिदा जिया की यह पुरानी कहानी एक बार फिर देश की राजनीति को समझने की अहम कड़ी मानी जा रही है। एप्स्टीन फाइल्स विवाद में अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की कुर्सी खतरे में दिख रही है। लेबर पार्टी ने उनके इस्तीफे की मांग कर ली है। हालांकि स्टार्मर ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया। इस बीच नए प्रधानमंत्री पद की होड़ में गृह मंत्री शबाना महमूद के साथ ही स्वास्थ्य मंत्री वेस स्टेडिंग और पूर्व उप प्रधानमंत्री अंगेला रेनर का नाम सामने आ रहा है। शबाना महमूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर मूल की निवासी हैं। 2025 में गृह मंत्री बनने वाली वह पहली मुस्लिम महिला है। अगर वह प्रधानमंत्री बनती हैं तो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री भी होंगी। ब्रिटेन में एप्स्टीन फाइल से जुड़े विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया है कि पीएम स्टार्मर के सबसे भरोसेमंद सहयोगी और डाउनिंग स्ट्रीट के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्स्वेनी को इस्तीफा देना पड़ा। मैक्स्वेनी पर आरोप है कि उन्होंने यौन उत्पीड़न जेफरी एप्स्टीन का समर्थन करने वाले पीटर मेंडलसन को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बनाकर भेजा था। मैक्स्वेनी ने कहा कि यह नियुक्ति गलत है। अब खबर ईरान से। ईरान ने अमेरिका के दबाव को सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि वो अपना यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले या नए प्रतिबंध लगाए जाएं। रविवार को तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान को डराकर उसकी परमाणु नीति नहीं बदली जा सकती और अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं होता। यह बयान ऐसे समय आया है जब कई सालों के बाद ईरान और अमेरिका के बीच ओमान में बातचीत फिर से शुरू हुई। ईरान चाहता है कि उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध हटें, जबकि अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक चाहता है। अरागची ने साफ कहा कि यूरेनियम संवर्धन ईरान के लिए किसी भी हालात में समझौते का मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वह ईरान को बताए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, भले ही युद्ध की धमकी क्यों ना दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैनाती जैसे कि यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी ईरान को डराने में नाकाम रही। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका पर भरोसा करना मुश्किल सा लगता है और यह साफ नहीं है कि वॉशिंगटन सच में डिप्लोमेटिक हल चाहता भी है या नहीं। अमेरिका और रूस के बीच तनाव और गहरा होता जा रहा है क्योंकि अमेरिकी सेना ने एक और तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। यह कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का पालन सुनिश्चित करने और समुद्री निगरानी के नाम पर भी की जा रही है, लेकिन इससे दोनों महाशक्तियों के बीच राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। अमेरिकी सैन्य बलों ने एक्वासेकंड नामक तेल टैंकर को इंडियन ओशन में जब्त किया है। यह जहाज पिछले कई हफ्तों से अमेरिकी निगरानी में था। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा, यह कार्रवाई संयुक्त राज्य के प्रतिबंधों और समुद्री ब्लॉकेड नियमों के उल्लंघन के खिलाफ की गई है। अमेरिकी अधिकारी दावा कर रहे हैं यह जहाज वेनेजुएला और रूस से जुड़े प्रतिबंध तेल ले जाने वाले नेटवर्क का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि ये टैंकर संयुक्त प्रतिबंधों के उल्लंघन में था, विशेषकर वेनेजुएला से संबंधित तेल कारोबार पर लगाए गए नियमों के संदर्भ में। ये कार्रवाई ट्रंप प्रशासन की तेल ब्लॉकेड और प्रतिबंध नीति का हिस्सा है। रूस ने इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की है। रूस का कहना है कि केवल जहाज के फ्लैग देश के पास ही अधिकार होता है और अमेरिकी कार्रवाई अवैध है। रूसी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि वो वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री मार्गों पर अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिससे तनाव और बढ़ सकता है। ये कार्रवाई पहले से चली आ रही तेल टैंकर अभियान का हिस्सा है।
जिसमें कई अन्य जहाज भी जब्त किए गए हैं। अमेरिका के इस कदम को वैश्विक राजनीति और ऊर्जा सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव डालने वाला माना जा रहा है, खासकर रूस और पश्चिम के बीच मौजूदा तनाव के बीच। अमेरिका ने एक और रूसी तेल टैंकर को जब्त किया। कारण प्रतिबंधों का उल्लंघन एवं समुद्री नियंत्रण। रूस ने इसे अवैध और कानून विरोधी बताया। दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ा स्थिति अभी और नाजुक होती जा रही है। आगे क्या होगा, ये वैश्विक कूटनीति और ऊर्जा बाजार की दिशा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। रूस ने एक बार फिर अमेरिका पर भारतीय स्वार्थों पर दबाव डालने का आरोप लगाया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अमेरिकी अपनी व्यापार और आर्थिक नीतियों का इस्तेमाल कर ऐसे देशों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है जो रूस के पुराने और भरोसेमंद साझेदार हो रहे हैं। विशेष रूप से भारत पर लावरोव ने बताया कि अमेरिका आर्थिक दबाव और व्यापार नीतियों के जरिए अपने हित साधने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमेरिका वैश्विक मंच पर अपनी आर्थिक प्रभुसत्ता बढ़ाने के प्रयास में है और इसमें भारत जैसे साझेदारों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। रूस ने भारत को अपने भरोसेमंद साझेदार के रूप में दोहराया और कहा है कि द्विपक्षीय व्यापार और सहयोग पश्चिमी दबाव के बावजूद जारी रहेगा। विशेष रूप से तेल आपूर्ति और ऊर्जा संबंधों पर रूस ने भरोसा जताया है कि भारत के साथ उसका सहयोग टिकाऊ रहेगा। ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका ने रूसी तेल टैंकरों पर प्रतिबंध और जब्ती की कार्रवाइयां तेज कर दी है और इसके चलते वैश्विक ऊर्जा और व्यापार राजनीति में तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका का रुख क्यों विवादित है? अमेरिका ने पहले ही भारत पर टैरिफ और व्यापार संबंधी दबाव बनाया है, खासकर रूस से तेल खरीद को लेकर, और कहा है कि ऐसे व्यापार पर रोक लगाने की अपेक्षा की जा रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ये अमेरिका की रणनीतिक चाल है ताकि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके और उसकी ऊर्जा साझेदारियों को सीमित किया जा सके। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका के इस रुख से वैश्विक व्यापारिक संतुलन और रणनीतिक साझेदारियों में बदलाव संभव है। वहीं भारत ने ये स्पष्ट किया है कि वो अपनी राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देगा और किसी भी दबाव में अपने निर्णय नहीं बदलेगा। रूस ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो व्यापार को अपने राजनीतिक और सामरिक हितों के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। लावरोव ने कहा कि अमेरिका भारत जैसे पुराने और भरोसेमंद साझेदारों को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। ये बयान उभरते वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक तनावों के बीच आया है, खासकर तेल, ऊर्जा और व्यापार नीति को लेकर। ये मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार संतुलन में एक नए टकराव का संकेत दे रहा है, जिसका असर आने वाले महीनों में और साफ दिख सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्रीय समाचार। दक्षिणी इटली में आज सुबह एक सशस्त्र गिरोह ने दिन दहाड़े बख्तरबंद कैश वैन पर सनसनीखेज हमला किया। यह हमला पुगलिया क्षेत्र में लेच्चे और ब्रिंडसी को जोड़ने वाले SS 613 हाईवे पर टूटूरानो एग्जिट के पास हुआ। इतालवी मीडिया के मुताबिक हमले में कम से कम 8 हथियारबंद बदमाश शामिल थे। कुछ हमलावर पुलिस का भेष बदलकर फ्लैशिंग लाइट्स के साथ पहुंचे और सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया। गिरोह ने कई वाहनों में आग लगाकर रास्ता बंद किया। हमलावरों ने BTV कंपनी की बख्तरबंद कैश इन ट्रांजिट वैन को निशाना बनाया और विस्फोटकों की मदद से वैन को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर पहुंची कार्बियनरी इतालवी सैन्य पुलिस ने हमलावरों की फायरिंग के साथ मुठभेड़ हुई। अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कोई हताहत या मौत की खबर सामने नहीं आई। भागने के दौरान 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। बाकी हमलावरों की तलाश के लिए इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। घटना के बाद SS 613 हाईवे पर यातायात प्रभावित हो रहा है और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इटली में इस तरह के संगठित और सैन्य स्तर के हमले ने एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स पुलिस और मुस्लिम समुदाय के बीच
रात एक संक्रामक विवाद देखने को मिला, जब पुलिस ने बाहर खुले मैदान में नमाज पढ़ रहे मुस्लिम पुरुषों को हटाया और कुछ को गिरफ्तार किया। तो यह घटना सिडनी टाउन हॉल के पास हुई एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सामने आई वीडियो के बाद सुर्खियों में आ गई। सोमवार की रात प्रदर्शनकारियों ने इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हरजोग के सिडनी दौरे के विरोध में रैली की थी। विरोध के बीच एक समूह मुस्लिम पुरुषे नमाज प्रार्थना कर रहे थे, जब पुलिस उनसे उन्हें वहां से हटाने का प्रयास करती दिखी। सोशल मीडिया पर वायरल हुए फुटेज में पुलिस को प्रार्थना कर रहे लोगों को खींचते और हटा देते हुए देखा गया। पुलिस ने कुल 27 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछ पर पुलिस पर हमला करने के आरोप भी लगाए गए हैं। इस पर मुस्लिम समुदाय की प्रतिक्रिया आई है। 100 से अधिक मुस्लिम संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और इसे एकदम अस्वीकार्य बताया है। ऑस्ट्रेलिया के इस्लामोफोबिया विशेष राजदूत आफताब मलिक ने कहा कि पुलिस को धार्मिक प्रार्थना में दखल नहीं देना चाहिए और सरकार से माफी की मांग की है। NSW पुलिस और प्रीमियर क्रिस मिन्स ने कहा कि अधिकारियों ने भीड़ नियंत्रण और नियमों के उल्लंघन के मद्देनजर कार्रवाई की और ये जरूरी था। पुलिस का कहना है कि विरोध प्रदर्शन और प्रार्थना एक ही स्थान पर अनुमति के बिना किए गए थे, जिसकी वजह से स्थिति तनावपूर्ण हो गई। अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये विवाद क्यों बढ़ा। कई आलोचकों का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रार्थना को पुलिस की ओर से हस्तक्षेप के रूप में पेश किया गया है, जिससे धार्मिक आजादी और नागरिक अधिकारों पर सवाल उठे हैं। मुस्लिम समुदाय और समर्थकों ने इसे धार्मिक भेदभाव और पुलिस अत्याचार बताया है। वीडियो के कारण सोशल मीडिया पर आलोचना तेज हो गई है और व्यापक सार्वजनिक बहस शुरू हो चुकी है। सिडनी में विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने मुस्लिम पुरुषों को नमाज से हटाया। ये दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल होकर विवाद का कारण बना। मुस्लिम समूह ने कड़ी आलोचना की। पुलिस का कहना है कि ये भीड़ नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्रवाई थी। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम सोमवार 9 फरवरी यानी 2026 को अपने पहले उच्च स्तरीय दौरे पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। उनका किंग खालिद हवाई अड्डे पर रियाद क्षेत्र में डिप्टी गवर्नर प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुल अजीज ने स्वागत किया। इससे पहले प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट ने जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में सामने आई नई जानकारी और उनके चाचा एंड्रयू माउंटबेटन विंस्टर से जुड़ी और भी गंभीर खुलासों पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। यह दौरा सऊदी अरब में ब्रिटिश राजघराने की छवि और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के महत्व को भी दर्शाता है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हरजोग के औपचारिक दौरे के दौरान सोमवार 9 फरवरी 2026 को राजधानी के टाउन हॉल के पास बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें लेकर माहौल गंभीर रूप से तनावपूर्ण हो गया। प्रधान रूप से यह प्रदर्शन हरजोग के दौरे और मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के खिलाफ था, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए और वे पुलिस की अनुमति के बिना मार्च करने की कोशिश करने लगे। अधिकारियों ने पहले ही अदालत के निर्णय के तहत जोनल रैली प्रतिबंध लागू कर रखा था, लेकिन भीड़ ने उसे चुनौती दी, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच संघर्ष भड़क गया। भारत और ग्रीस के बीच उच्च स्तरीय रक्षा वार्ता में दोनों पक्षों ने रणनीतिक साझेदारी, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को प्रमुखता दी है। इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेलेनिक गणराज्य के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री निकोलाओस जॉर्जियस एस डेडियास से मुलाकात की। उन्होंने कहा, भारत अपनी लंबे समय से चली आ रही परखा हुआ साझेदारी ग्रीस के साथ बहुत महत्वपूर्ण मानता है। हमारे संबंध शांति, स्थिरता, स्वतंत्रता और कानून के शासन जैसे साझा मूल्यों पर आधारित हैं। 2023 में हमारे प्रधानमंत्री के ऐतिहासिक दौरे के दौरान हमारे द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया गया है। फरवरी 2024 में ग्रीस के प्रधानमंत्री के भारत दौरे ने इस बढ़ती साझेदारी को और मजबूत कर दिया। इस दौरान सुरक्षा, रक्षा, अर्थव्यवस्था, भारत EU संबंधों में सहयोग और बहुपक्षीय मंचों में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया।
अब खबर नेपाल से। नेपाल के चुनाव आयोग ने 5 मार्च को होने वाले संसदीय चुनाव की तैयारियों के तहत दूर दराज और पहाड़ी जिलों में मतपत्रों और चुनाव सामग्री भेजना शुरू कर दिया है। काठमांडू मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा इन सामग्रियों की छटाई, गिनती और पैकेजिंग की जा रही है ताकि उन्हें कठिन से कठिन इलाकों तक समय पर पहुंचाया जा सके। एफपीटीवी प्रणाली के तहत 165 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 2 करोड़ 32 लाख से अधिक मतपत्र छापे जा रहे हैं। डोलपा, हमला, जुमला और मुगु सहित 37 जिलों में पैकेजिंग पूरी हो चुकी है ताकि देश भर में मतदान सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। आज की दुनिया में सवाल सिर्फ ये नहीं है कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि कौन, कब और कितनी कीमत चुकाएगा। खबरों की हर परत, हर हलचल और हर बदलाव पर नजर बनाए रखिए। इन्हीं सवालों और सच्चाई के साथ आज के ग्लोबल फ्रंटलाइन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।